Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, Accounts from Incomplete Records. Incomplete records का simple meaning is कि double entry system of bookkeeping has not been followed. यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स फॉलो नहीं हुए। यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम ट्रांजैक्शंस का दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करके डेबिट क्रेडिट नहीं किया। सिंपल सा बात है। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मींस डबल एंट्री सिस्टम हैज नॉट बीन फॉलोड। तो ये कौन कर सकता है ऐसा? किसका हिम्मत है ऐसा करने की? जिन लोगों को अकाउंट्स नहीं आता। किनको अकाउंट्स नहीं आता? मन में आ रहा है कि मेरे को नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। तो जिन लोग ग्रोसरी शॉप ओनर्स है, ठीक है, उन लोग बेसिकली क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता है। रीजन, इसका मेन रीजन है कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने में लॉट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम इज इन्वॉल्व। एक अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑल। तो उसमें खर्चा है, टाइम भी लगता है, खर्चा भी है। तो वो उतना एफोर्ड करने को रेडी नहीं है। ठीक है। तो ग्रोसरी की दुकान लोग क्या करते हैं, उन लोग अपने अकॉर्डिंग जो उनको हिसाब रखना है रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोई भी ग्रोसरी शॉप में चले जाओ, कर भी सकते हैं ट्राई। अगर किसी ग्रोसरी शॉप के ओनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, क्योंकि पुराना ग्रोसरी शॉप है, अपने भी एरिया में काफी टाइम से है, तो जानते हैं ग्रोसरी शॉप के ओनर को, तो एक बार प्रैक्टिकली जाकर ये चीज कर भी सकते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। तो उससे अगर आप पूछते हो ग्रोसरी शॉप के ओनर से, ये शर्मा जी का कितना पेमेंट बाकी है, तो वो ठीक बता जाएगा कि शर्मा जी का कितना पेमेंट बाकी है। शर्मा जी का छोड़ो, अपना पेमेंट पूछो कि मेरा कितना हिस्सा बाकी है, तो उसको ठीक याद है कि आपका आपसे 2150 लेना बाकी है। 3 बिल का 2150 लेना बाकी है। तो ये जो ग्रोसरी शॉप के ओनर है, इनको पता है कि कौन से कस्टमर्स को उधार में माल बेचा है और उनसे कितना कितना, कौन से कस्टमर से कितना कितना रुपया लेना बाकी है। वो इस चीज को दिमाग, उसका हिसाब रखता है। अपने स्टाइल से रखता है, जो उसको कंफर्टेबल लगता है, जो उसको कन्वीनियंट लगता है, अपने अकॉर्डिंग रखता है। प्रॉपर एक डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता। ठीक है। फिर उससे पूछो कि जैसे वो जो अनाज है, आटा दाल चावल एंड ऑल, वो किसी सप्लायर से खरीदते हैं। जैसे पोस्ता में जाकर खरीदा, तो वहां पर वो क्रेडिट में माल परचेज करता है, बैग्स होता है ना, सैक्स एंड ऑल। तो वो क्रेडिट में माल परचेज करता है, तो उससे आप पूछोगे कि कौन से सप्लायर को कितना पेमेंट करना बाकी है, तो वो ठीक बता देगा। बिकॉज उसका हिसाब वो रखता है, रखना भी बहुत जरूरी है उसके लिए। बिकॉज अगर किसी से माल उधार में परचेज कर रहे हैं, यानी उसका पेमेंट करना बाकी है, तो इसका हिसाब तो वो रखेगा। ऑन दी अदर साइड, अगर किसी कस्टमर को उधार में माल बेच रहे हैं, तो उस कस्टमर से कितना रुपया मिलेगा, मिलना बाकी है, तो इसका हिसाब भी वो रखेगा। तो जो हिसाब उसको जरूरत है रखने का, अपने नीड के अकॉर्डिंग, ऐसा समझ लो, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसका हिसाब वो रखेगा। ठीक है। जैसे कई बार आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे सपोज आपको ग्रोसरी शॉप से एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए, से पेप्सोडेंट चाहिए। आप कोलगेट यूज नहीं करते, पेप्सोडेंट यूज करते हैं। पेप्सोडेंट का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पेप्सोडेंट यूज करता है, पता ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स का, नीम चारकोल जो भी है। तो आप वो एक पर्टिकुलर पेप्सोडेंट यूज करता है, तो आप जाकर ग्रोसरी शॉप वाले से पूछा कि भैया ये वाला पेप्सोडेंट देना, तो क्या बोलता है कभी कभी कि नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया। यानी उसको उस समय स्टॉक चेक करने का भी जरूरत नहीं है। उसके दिमाग में पूरा स्टॉक सेट किया हुआ है कि कौन सा आइटम का कितना स्टॉक है और कौन सा आइटम का स्टॉक नहीं है, किसका ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उसके दिमाग में है चीज। समझ में ऐसा एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? कि वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर आइटम परचेज करने गया, तो दुकानदार बोलता है ये अभी स्टॉक में नहीं है, और वो जाकर चेक नहीं किया था। उसको पता है, आपके मुंह पर ही बोल दिया नहीं है वो, क्योंकि उसको पता है कि नहीं है, तो वो स्टॉक का हिसाब रखता है।
स्टॉक का हिसाब रखता है तभी उसको पता है। तो उसके पास एक स्टॉक समरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, और स्टॉक समरी रिपोर्ट उसके अपने स्टाइल में वो मेंटेन करता है, जो उसको कन्वीनियंट लगता है, जो उसके नीड के अकॉर्डिंग है। तो स्टॉक समरी रिपोर्ट हो गया, कस्टमर्स का काउंट हो गया यानी डेटर्स का हिसाब हो गया, सप्लाईज यानी क्रेडिटर्स का हिसाब हो गया। फिर डेफिनेटली ये जो ग्रोसरी शॉप वाले इनका बेसिक मेन ट्रांजैक्शंस जो है वो कैश में ही होता है। हाँ, कुछ कुछ कस्टमर्स का हिसाब खाता चलते रहता है, जो रेगुलर कस्टमर्स है वो महीने के एंड में अपना पूरा राशन का हिसाब क्लियर करते हैं। तो कुछ कुछ कस्टमर्स को उधार में भी माल बेचते हैं, बट बाकी जनरली सारे कस्टमर्स को कैश में ही सेल करते हैं, यानी रुपया लेकर माल बेचते हैं। तो इनको ये भी पता है कि इनके कैश बॉक्स में, जो हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं गल्ले में, कितना अमाउंट ऑफ कैश पड़ा हो उसको पता है, बिकॉज वो दुकान खोलते टाइम एंड दुकान को बढ़ाते टाइम, दोनों टाइम वो कैश का काउंटिंग करता है। ठीक है, ताकि उसको हिसाब रहे कितना कैश स्टार्ट ऑफ द डे में था एंड कितना कैश एंड ऑफ द डे में बचा है। ठीक है, राइट, जिसको पता चले कितना इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश में। तो उसका एक कैश बुक मेंटेन करता है वो लाल खाता में। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। ठीक है, तो कैश बुक मेंटेन करता है। बैंक में अकाउंट है तो बैंक का तो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड उसको पासबुक से मिल जाएगा, वो उसको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली पासबुक से वो काम चला लेगा। ठीक है, तो वो अपने एंड से बैंक का पासबुक का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। वो कुछ कुछ जो करते भी है, बट कुछ जो नहीं भी करते, उनको पता है कि बैंक तो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख ही रहे, और वो पासबुक से पता चल जाएगा, तो उन लोग कैश बैंक का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं रखते। ठीक है, बहुत जन रखते भी हैं। तो क्या क्या रिकॉर्ड्स आपको मिल गया? एक डेटर्स का हिसाब मिल गया, अकाउंट नहीं बोल सकते अपना। ठीक है, क्योंकि अकाउंट से अपने को टी शेप वाला चीज याद आ जाएगा, टी शेप में एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है, तो वो सिस्टम तो वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो एक अकाउंट का हिसाब, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का हिसाब मिल जाएगा, डेटर्स का हिसाब यानी क्रेडिट में जिन कस्टमर्स को उधार में माल बेचा है उनका हिसाब। क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स का हिसाब मिल जाएगा, स्टॉक समरी रिपोर्ट मिल जाएगा, कैश का हिसाब मिल जाएगा, बिकॉज वो कैश बुक भी मेंटेन करता है। और एंड ऑफ द डे वो क्या करता है, गले में जितना कैश बॉक्स में जितना कैश है उसको फिजिकली काउंट करके अपने कैश बुक के साथ वो टैली भी करता है। ठीक है, और बैंक का रिकॉर्ड्स तो उसको बैंक पासबुक में मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही क्योंकि छोटा स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस है, तो उसको पता है कि उसके बिजनेस में क्या क्या एसेट्स है। उसका एग्जैक्ट रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज बुक्स में उसका हिसाब वो मेंटेन करके नहीं रखा है। तो जैसे ग्रोसरी शॉप में जाकर आप पूछे कि आपके पास क्या क्या एसेट्स है, तो बोलेगा ये कुर्सी जिसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, ये फर्नीचर, ये जो कबर्ड वगैरह है वो है, ठीक है, पंखा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एसेट्स उसको मिल जाएंगे। एंड अगर वो आटा चक्की है तो उसको वो आटा चक्की वाला मशीन, वो बोलेगा ये मशीन है मेरे पास एसेट में, बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो एसेट का वो हिसाब नहीं रखा है। एसेट परचेज किया था और वहां उस दिन से वो उसको यूज कर रहा है अपने बिजनेस में, तो ना तो रेगुलर बेसिस में डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, ना कोई पर्टिकुलर एसेट अकाउंट मेंटेन करता है। तो एज सच ही विल नॉट बी एबल टू टेल द डब्ल्यूडीबी, बट यस, वो बता पाएगा कि ये सारे एसेट्स है मेरे पास। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना? तो ये है, तो ये कुछ कुछ रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स तो नहीं बोलूंगा मैं, रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड एज पर हिज कन्वीनियंस। तो रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं है, सो दीज आर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ये जो ग्रोसरी शॉप के ओनर्स हैं अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेकर अकाउंटेंट के पास आते हैं, क्वालिफाइड अकाउंटेंट के पास आते हैं। क्यों आते हैं? अकाउंटेंट पूछता है क्यों आया है, तो ग्रोसरी शॉप का ओनर बोलता है कि हम बिजनेस करते हैं। तो अकाउंटेंट बोलता है उसका हम क्या करें? बोले हम बिजनेस करते हैं,
तो एज ए बिजनेसमैन मेरे को ये जानना है कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को आगे चला पाए। और कई बार ऐसा होता है कि इन लोग बेसिकली बैंक में लोन के लिए अप्रोच करता है, तो बैंक वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मांगता है। और कभी कभी होता है कि इन लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी इनको भरना पड़ता है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का डिटेल्स चाहिए होता है। ठीक है, राइट। तो इसीलिए इन लोग एक अकाउंटेंट को अप्रोच करते हैं, और वो अकाउंटेंट हम हैं। ठीक है, हम सब वो अकाउंटेंट हो गए। तो हमारे पास कौन आया है, कौन आया, रिश्ता आया, तो ग्रोसरी शॉप का ओनर आया है। ठीक है, समझ में। तो ग्रोसरी शॉप का ओनर आया है, वो किस लिए आया है, अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेकर आया है। और क्या बोल रहा है वो, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये है, तो मेरे को बताओ इसके बेसिस में कि इस साल बिजनेस का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कितना का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटेंट को दिमाग में क्या आएगा कि मेरे को, अकाउंटेंट जैसे ही ग्रोसरी शॉप के ओनर ने ये बात कहा कि मेरे को बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल के दो, तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा, क्या अकाउंटेंट के दिमाग में उस समय क्या चलेगा, कि मेरे को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, बिकॉज पूरा जीवन वो वही सीखा है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर देना है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। रिकॉर्ड्स में क्या देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट नहीं मिल रहा उसको, बिकॉज अकाउंट्स डेबिट के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं हुआ, अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, राइट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। और इन्हीं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम जैसे अकाउंटेंट को क्या करना है, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बनाकर देना है। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जाएंगे तो एक डेबिट क्रेडिट का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपना काम एज एन अकाउंटेंट क्या है, ग्रोसरी शॉप के ओनर के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमें उस बिजनेस एंटिटी का एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट बनाकर देना है, ये अपना काम। क्लियर। तो बेसिकली इसमें अपने को क्या करना है, हाँ वो ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बेसिस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, यानी अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या, अकाउंट्स को फाइनलाइज करना है। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट्स रेडी करके देना। तो उसको बेसिकली इन सब इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए सारा डेटा चाहिए होगा। तो उसको कुछ कुछ बैक कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, बिकॉज हर एक चीज का हिसाब वो नहीं रख रहे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे वो ग्रोसरी शॉप वाले के पास आप जाकर पूछो, ठीक है, जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हो, तो उससे जाकर पूछो, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताना मेरे को कि आप ये बता सकते हैं कि आपका पूरे दिन में, पूरे दिन भर में टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स कितना है, वो अमाउंट नहीं बता पाए। आप ये भी बोलोगे कि भैया आप चेक करके बता दो, वो नहीं बता पाएगा। उसको नहीं पता कि कितना किलोज ऑफ सूजी का बिका है, कितना किलोज ऑफ आटा बिका है, कितना साबुन बिका है, कितना मंजन बिका है, कितना ब्रश बिका है, कितना ये बिका है वो बिका, उसको नहीं पता, कितना सॉस बिका है नहीं पता उसको। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, राइट। वो अंदाजन एक बता देगा अमाउंट, बट एग्जैक्ट सेल्स का अमाउंट वो नहीं बता पाएगा। अंदाजन वो बता देगा बिकॉज उसको कैश काउंटिंग का हिसाब है, उसका जो स्टॉक मूवमेंट हो रहा है उसका उसके दिमाग में चीज चल रहा है, पिक्चर है उसके दिमाग में। तो एक रफ अमाउंट आपको बता देगा, बट वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाएगा।
आप उसको टाइम भी दोगे कि भैया आप चेक करके बता दीजिए, वो नहीं बता पाए बिकॉज वो हिसाब रख ही नहीं रहे, सेल्स का हिसाब वो मेंटेन कर ही नहीं रहे, उसके पास कोई सेल्स बुक नहीं है। ठीक है, बट वो आया है अकाउंटेंट के पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनवाने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। तो अकाउंटेंट का पहला टास्क क्या हो जाता है कि वो सेल्स का अमाउंट को कैलकुलेट करके दे, उसको कैलकुलेट करना है। इन जनरल क्या होता है, जिन लोग प्रॉपर वे में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उनका सेल्स का अमाउंट सेल्स डे बुक से मिल जाएगा। बट ये ग्रोसरी शॉप वाले ओनर के केस में क्या होगा कि सेल्स का अमाउंट अकाउंटेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके पास एक तरकीब है। तरकीब क्या है, उसको पता है सेल किसको करते हैं, कस्टमर को करते हैं, कस्टमर का नाम है डेटर्स। तो उसको पता है कि ये जो अ, दुकानदार है ये डेटर्स का हिसाब रखता है, तो वो डेटर्स अकाउंट रेडी करेगा, जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे एक डेटर्स अकाउंट रेडी करेगा, और डेटर्स अकाउंट रेडी करके ही विल कैलकुलेट सेल्स एज द बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि दुकानदार के पास आपको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। दुकानदार डेटर्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, बट डेटर्स का रिकॉर्ड है उसके पास। रिकॉर्ड एज इन, उसको पता है रामू से कितना लेना बाकी है, शर्मा से कितना लेना बाकी है, शामू से कितना लेना बाकी है, उसको सारा रिकॉर्ड पता है। ये इसको पता है किससे लेना कितना बाकी है। तो अकाउंटेंट को दुकानदार से ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स मिल जाएगा। देन कस्टमर से पूरे साल कितना कलेक्शन हुआ है वो उसको कैश बुक से मिल जाएगा, बिकॉज वो कैश बुक मेंटेन करके रखा है। और अगर किसी कस्टमर ने अकाउंट ट्रांसफर किया, यूपीआई किया, तो उसको बैंक की पासबुक से मिल जाएगा वो। नहीं वो, हाँ तो वो डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, तो उसको बेसिकली डेटर्स अकाउंट बनाना है। सो उसको ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है वो मिल जाएगा उसको। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिल जाएगा। अगर बीच में किसी कस्टमर ने बहुत बल्क में कोई आइटम परचेज किया था, उसको कितना का डिस्काउंट दिया था, वो उसके दिमाग में होगा कि एक बार मधु की बहन का शादी था, तो वो बल्क में पूरा राशन का सामान लेकर गई थी, तो हम उसको 3,000 रुपये डिस्काउंट दिए थे, तो वो बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेटर्स अकाउंट वो अकाउंटेंट बनाएगा। अकाउंटेंट जो है वो डेटर्स अकाउंट बनाएगा, जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे वो सारे डेटर्स अकाउंट को बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और डेटर्स अकाउंट को बनाकर डेटर्स अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल कम आउट एज द अमाउंट ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये चीज अपने को सीखना है इस चैप्टर से। अपना काम यही है कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेकर, जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट किए थे एज अ सोल प्रोप्राइटर, एक स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया था बिकॉज नौकरी नहीं कर रहा था एंड ऑल, जो भी है, किसी के अंडर काम नहीं करना था, तो पापा से 10,000 रुपीज लेकर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो एज अ सोल प्रोप्राइटर स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया, वो धीरे धीरे खूब मेहनत की उस बिजनेस को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ते जा रहा है, तो वो स्केल को सस्टेन करने के लिए फंड्स भी चाहिए। स्केल अगर बढ़ रहा है तो उसको सस्टेन करने के लिए फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अब अकेला आदमी अपने तरफ से कितना फाइनेंस लेकर आए, तो उसको साथी की जरूरत है, बिजनेस में साथी की जरूरत है। तो पार्टनरशिप में चाहता है, पार्टनर्स को चाहता है, बिजनेस पार्टनर्स। तो कि पार्टनर लोग जुड़ेंगे साथ में, तो दे विल ब्रिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो फंड्स इकट्ठा हो। तो अब जैसे एक होता है ना, सोल प्रोप्राइटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, or maybe sole proprietor is getting converted into a private limited company.
तो अपने रिलेटिव्स को भी जोड़ लेता हूँ, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो उस टाइम जरूरत पड़ता है कि हम लोग एक प्रॉपर हिसाब बनाए बिजनेस का, यानी एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाए। तो आपके पास क्लाइंट आया है एंड ही वांट्स यू टू ड्रॉ a trading and profit and loss account for the year ended and a balance sheet for whatever reason। रीजन क्या क्या हो सकता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा, हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हैं, तो मेरे को उसके लिए आज के डेट का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट चाहिए। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? बैंक में लोन लेना है तो बैंक वाला हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग रहा है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करना जरूरी क्योंकि अपना फाइल मजबूत होता है, भले हम उसमें लॉस शो कर दें, बट फाइलिंग करने से क्या होता है? हमारा फाइल मजबूत होता है, ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होता। तो रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए चाहिए। तो एनी पॉसिबल रीजन, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है उसको, नॉलेज के लिए कि कितना कमाया कितना नुकसान हुआ, बिकॉज अगले को तो सेल का हिसाब नहीं पता, पूरे दिन में कितना का सेल किया वो एक अमाउंट नहीं बता पाएगा उसको, बट पूरे साल में कितना बिजनेस किया उसका रिजल्ट उसको चाहिए कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना का हुआ, तो वो उसको चाहिए। तो वट एवर रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है इनमें से, वो आपके पास अप्रोच करते हैं। यू आर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, तो ही अप्रोचेज यू, अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट with his incomplete records, so that you can draw a trading and profit and loss account and a balance sheet। तो आपको ये काम करके देना है। तो आपको इस चैप्टर से समझ में आएगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए आइटम्स का जो अमाउंट है उसका एक्चुअल अमाउंट कैसे पता करें, जैसे सेल्स का अमाउंट कैसे पता करें, परचेजेस का अमाउंट कैसे पता करें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, और भी बहुत कुछ है। तो अपने को इस चैप्टर में ये चीज सीखने को मिलेगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपने बेसिकली हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज अकाउंट्स इनटू अ डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? सो सिर्फ डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है और कैश बुक में आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिल रहा है, तो वहां से आपको सेल्स का अमाउंट निकालना इस तरीके से, वो सेल्स का अमाउंट फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में लिख। तो ये इस तरीके से आपको काम करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर देना। तो ये चीज आप सीखो, ये कुजरा कुजरी इंफॉर्मेशन से करना है, इसमें वही है जैसे आपने कहा फाइनल अकाउंट्स। बट इस चैप्टर में और फाइनल अकाउंट्स में क्या डिफरेंस? फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में यू गेट ए ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स में यू गेट ए ट्रायल बैलेंस बिकॉज ऑलरेडी वो बिजनेस एंटिटी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करके डेबिट क्रेडिट रेलेवेंट अकाउंट्स को किया जा रहा है। तो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो रहा है, लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जा रहा है, देन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये फॉलो हुआ है कि उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया है। ट्रायल बैलेंस बनाने से सारे आइटम्स का एक जगह समरी मिल जाता है, सारे हेड्स ऑफ अकाउंट का बैलेंसेस का एक समरी एक जगह मिल जाता है विद देयर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है? तो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में यू गेट ए ट्रायल बैलेंस बिकॉज ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, एंड फ्रॉम दैट ट्रायल बैलेंस यू ड्रॉ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या करना है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट ए ट्रायल बैलेंस, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में भी अपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही बनाना है, बट वो बनाने के लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन में मेरे को ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मिलेगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जैसे मेरे को एक कैश बुक का समरी दे देगा,
बिकॉज वो दुकानदार कैश बुक का कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो कैश बुक का समरी दे देगा, स्टॉक का समरी रिपोर्ट मिल जाएगा, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कुछ कुछ आइटम्स ऑफ एसेट का भी अमाउंट मिल जाएगा, वो बता देगा वो। तो ये सब मिल जाएगा। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन से मेरे को कंप्लीट एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को रेडी करके देना है। क्लियर है? तो स्टार्टिंग के फ्यू क्वेश्चंस में वी शैल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट। जैसे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कुछ क्वेश्चंस अपने को सुनने को मिलेगा कि क्रेडिटर्स का डेटा से अपने परचेजर्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे, डेटर्स का डेटा से सेल्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे, कैपिटल का डेटा से हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो चीज अपने को जानने को मिलेगी। बेसिकली एक प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले बैकएंड में क्या क्या काम करना है उसका वर्किंग्स वाला क्वेश्चन अपने को मिले। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपने को मेन फाइनल अकाउंट्स रेडी करना है। फाइनल अकाउंट्स रेडी करने के लिए वी रिक्वायर अमाउंट्स ऑफ सर्टेन आइटम्स। तो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना है उससे रिलेटेड स्टार्टिंग में अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? ओके। तो अभी सबसे पहले तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। ठीक है? तो अभी पार्टिसिपेट करो। अभी एज सच कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ओके। इससे पहले अपने लोग फाइनल अकाउंट्स किए। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाया। लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज है, और राइट हैंड साइड में लाइबिलिटीज है, एसेट्स है। लाइबिलिटीज के साइड में सबसे पहला आइटम इज कैपिटल। कैपिटल का प्रेजेंटेशन एक सोल प्रोप्राइटर के बैलेंस शीट में कैसे करता है? सबसे पहले एड ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यानी ईयर के ओपनिंग डेट का कैपिटल बैलेंस। ओके। देन अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है तो वो देखो, जो अकाउंटेंट होता है ना वो पहले बोनी करता है, बाद में खर्चा करता है। समझ में ना? पहले ड्राइंग्स ड्राइंग्स कर रही जा रही। मेरे को भी ड्राइंग्स लिखवा दे। ठीक है? क्लियर? सो एड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस माने की करेंट ईयर में अगर कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस में लगाया। कैसे लगाते हैं? सेविंग्स में से लगाते हैं। ठीक है? घर में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। एड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। देन एड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिल जाएगा। एड नेट प्रॉफिट। नेट लॉस हुआ तो उसको लेस कर देंगे। डन। अभी फिर बिजनेस करते क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने से क्या होगा? इनकम से क्या करोगे? नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। यस, वो बोल रहा है कि घर का खर्चा, गर्लफ्रेंड का खर्चा निकालेंगे। तो वो खर्चा निकालेगा तो उसके लिए बिजनेस में से क्या करेंगे? अपने ड्राइंग्स करेंगे। सो ड्राइंग्स करने से हमारा बिजनेस का कैपिटल कम हो जाता है। सो लेस ड्राइंग्स। ठीक है? तो करके आ जाएगा अपना फाइनल
कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का ये चार बेसिक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, add further capital introduced, add net profit, less drawings करके you get the final capital which we call it as closing capital, closing balance of capital. Okay, ये discussion 1 है relating to capital. Discussion 2, capital account का rule of debit and credit बोला। increase increase credit, decrease debit। okay, अच्छा, कैपिटल अकाउंट के लेजर का, कैपिटल अकाउंट के लेजर में ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, बाई साइड आएगा। करेक्ट, तो ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। एड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस से क्या हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा। एड नेट प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, सो ये भी क्रेडिट साइड आएगा। नेट लॉस से क्या होगा? कैपिटल से लेस करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज डेबिट, नेट लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, उसको अभी नहीं लिख रहे। ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल लेस हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, तो डेबिट साइड आएगा। अभी हम लोग अब कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। कैपिटल का लेजर अकाउंट, कैपिटल का लेजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी बाई डी, देन क्रेडिट साइड में ये ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बी बाई डी। हाँ, अच्छा, और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट साइड में आएगा। सो बाय करके क्या लिखेंगे? बाय फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कौन बताएगा इसको? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए बाय क्या करके लिखोगे? By bank, बाय बैंक। हु सेड दिस? Joita, by bank or cash. बाय बैंक और कैश। ओके, सो बाय बैंक और कैश, बिकॉज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये क्लास 11 का पहला जर्नल होता था ना। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज, सो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, सो बाय बैंक और कैश अकाउंट। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो जर्नल अपने सीखे थे ना, जर्नल क्या था नेट प्रॉफिट के लिए? नेट प्रॉफिट के लिए जर्नल इज ना, नेट Transfer प्रॉफिट to के लिए capital. जर्नल की चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद करो, नेट प्रॉफिट के लिए जर्नल इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को इस तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्लास 11 के बच्चों को क्या नॉलेज होना चाहिए? पी नेट प्रॉफिट पीएल के डेबिट साइड में आएगा, टू नेट प्रॉफिट करके आएगा। बट प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए वो क्या बोलेगा कि नेट प्रॉफिट के लिए द जर्नल इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो ये नेट प्रॉफिट। एंड ड्रॉइंग्स के केस में Drawings. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, टू कैश और टू बैंक भी लिख सकते हैं, बट आई रिकमेंड राइटिंग टू ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स जब करता है प्रोप्राइटर तो एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देन फाइनल अकाउंट्स के टाइम हम लोग ड्रॉइंग्स को कैपिटल से लेस कर दें। तो ड्रॉइंग्स को जो कैपिटल से लेस कर रहे हैं, इसके पीछे जो एंट्री क्या पास हो रहा है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स जब किया था तो ड्रॉइंग्स टू कैश या टू परचेजेस, अगर स्टॉक
ड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड जब ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल से लेस करें फाइनल अकाउंट्स के टाइम, तब एंट्री पास हो रहा है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट इसमें क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। पहले डेबिट हुआ था, फाइनल अकाउंट्स में क्रेडिट हो जा रहा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट गेट्स क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स। अगर आप ड्रॉइंग्स की जगह टू कैश पे लिखते हैं तो भी चल जाएगा, बट सही ट्रीटमेंट इज टू राइट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, देन करके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, टू बैलेंस सी बाई डी ऐसे करके निकलेगा। ओके, ये तीन डिस्कशंस विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट क्लियर है? क्लियर? अभी स्टार्टिंग का जो फ्यू इलस्ट्रेशंस है उसका बेसिक आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं। तो स्टार्टिंग के फ्यू इलस्ट्रेशंस में आपको नेट प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या डिटेल्स देगा, क्या निकालना आपको? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या डिटेल्स देगा वो मैं बताऊंगा। सो क्या डिटेल्स देगा? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्या देगा? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ड्रॉइंग्स, और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्या बात है, ठीक है। और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्या क्या दिया, क्या क्या दिया? ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया, ड्रॉइंग्स दिया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया। निकालना क्या है? नेट प्रॉफिट। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा रास्ता है, हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। सीधा, जब सी सीधा उंगली से निकाले तो काहे उंगली टेढ़ा कर, घी को काहे परेशान कर, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर विल बी द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर ये साइड में आया तो नेट प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो नेट लॉस है। तो ये तरकीब नंबर एक हो गया। नंबर दो, अगर मेरे को क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट बना के नेट प्रॉफिट निकालना विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन, तो कैसे करोगे आप? मजा नहीं है। अगर आप ओपनिंग कैपिटल प्लस फर्दर कैपिटल लेस ड्राइंग्स लेस क्लोजिंग कैपिटल करोगे तो अमाउंट माइनस में आएगा, और नेट प्रॉफिट का अमाउंट माइनस में आए वो अच्छा नहीं लगता। तो सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। बोलो। जोयता टेल, बोलो। I had same opinion, but I think that is not right. नहीं जोयता, बट हैव यू अंडरस्टूड व्हाई दैट इज नॉट राइट? यू टेल मी दैट। बिकॉज अगर Uh, नेट प्रॉफिट आता है जोयता, नेट प्रॉफिट अगर होता है तो अपने जो सिस्टम मतलब बोल रहे हैं कि पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, लेस ड्राइंग्स, लेस क्लोजिंग कैपिटल, उसमें तो मेरा नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट आएगा वो माइनस में आएगा। साइन हाँ, विल बी क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो माइनस नहीं कर सकते, वो करेंगे तो पूरा माइनस में ही आ जाएगा, वो तो लास्ट में आता है। एब्सोल्युटली, वेरी गुड, परफेक्ट। तो क्या करना चाहिए जो है फिर अपने को, वॉच मतलब स्टेटमेंट फिर कैसे कैसे बनाए? हम लोग एक काम करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। सोच बदला, है ना, उल्टा कर दिया। क्लोजिंग से स्टार्ट किया, उसमें ऐड ड्राइंग्स,
लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, लेस ओपनिंग कैपिटल। हाँ, तो उसी का उल्टा ही कर दो भाई। अब समझ में आया? सो क्या कर रहे अपने, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, लेस लेस फर्दर कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। सिस्टम फिक्स कर लो। देखो, स्मार्ट स्टूडेंट बनो। अगर कोई चीज को समझ गया, कंसेप्ट इज क्लियर, 100% क्लियर, देर इज नो डाउट, देन उसको दिमाग में प्रोग्राम कर लो। फिर जैसे उसका इनपुट आएगा तुरंत आपसे आउटपुट निकलना चाहिए। देन उसको फिर से वो मत करो, प्रोसेसिंग मत करो। एक बार वो प्रोग्रामिंग करने से क्या होगा ना, प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगना चाहिए। सो बोलो, टेल मी द स्टेटमेंट। क्लोजिंग कैपिटल, add drawings as लेस 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 फर्दर फर्दर। कैपिटल। सही तो बोल रहे हो? सॉरी। ठीक है, लेस फर्दर कैपिटल, लेस कैपिटल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी जब वो दुकानदार आपके पास आया, सुन रहे हैं, जब वो दुकानदार आपके पास आया तो वो पूछता है, वो आपके पास आया बोलने, ये बोलने पूछने के लिए कि मेरे को नेट प्रॉफिट निकाल कर दो। तो तुरंत नेट प्रॉफिट निकालने का ये एक शॉर्टकट तरीका है। मतलब इसमें हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का झमेला नहीं लिया, एफर्ट्स नहीं डाला। इसमें हम लोग कैपिटल के अमाउंट से ही नेट प्रॉफिट निकाल कर उसको दे देंगे। उससे क्या पूछोगे आप कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था आपने कितना कैपिटल लगाया? वो बोला मैंने इतना कैपिटल लगाया। ठीक है, देन आप उससे पूछोगे पूरे साल में आपने कितना रुपया निकाल दिया बिजनेस में? तो बोला हर हर महीने में घर खर्च के लिए 25,000 रुपया निकालता। उसको ड्राइंग्स का अमाउंट पता है। कि आपने पूरे साल में और कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, लगाया था अपने सेविंग्स में से? बोला हाँ, 50,000 लगाया। दैट इज फर्दर कैपिटल। और एंड में कितना रुपया आपका लगाया हुआ है बिजनेस में आज के दिन में, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए। तो ये सब इंफॉर्मेशन अपने को नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये सिस्टम से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा और अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने का एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा। बट सर, उसको बिजनेस करते हुए 5 साल हो चुके हैं और वो 5 साल से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जैसे वो मेंटेन कर रहे हैं, कर ही रहे, बट उसको ये नहीं पता आज की डेट में उसका कैपिटल कितना है। देन इन दैट केस वी फॉलो अ डिफरेंट सिस्टम। मतलब ये वाला जो सिस्टम है, अप्रोच है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन either we know or we calculate closing capital, drawings, further capital, opening capital। या तो वो दुकानदार मेरे को क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, फर्दर कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल का डेटा दे दे, तो हम नेट प्रॉफिट निकाल कर दे देंगे। या फिर अपने को क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा, ड्राइंग्स कैश बुक पासबुक से निकालना पड़ेगा, फर्दर कैपिटल कैश बुक पासबुक से मिल जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। देन ये सिस्टम अप्लाई करके अपने नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बेसिकली नेट प्रॉफिट निकालने का ये एक तरीका है इन दिस सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट निकालने का ये ऑल्सो एक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। ओके, तो इसको याद रखना आगे जाकर, बिकॉज सम ऑफ द क्लाइंट्स विल कम टू यू with their incomplete records and they don't want you to prepare trading profit and loss account। सो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये सिस्टम फॉलो करोगे। समझ में आना? तो इसको दिमाग में रखना, काम आएगा ये।
तो अभी अपने एक एक करके अब इलस्ट्रेशंस को पकड़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। इलस्ट्रेशन वन। राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता है। However, he provides the following information. तो राजू दो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, बट वो अपने अकाउंटेंट को ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे रहा है। क्या क्या दे रहा है वो? ओपनिंग कैपिटल 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 12,500, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 3,000, capital added during the year is further capital 3,750. You are required to calculate the profit or loss for the year. तो कैसे निकालोगे? Tell me. Closing capital. Okay, closing capital 12,500. Like closing capital plus drawn. Add drawings. Okay, 3,000. Add drawings. Less further capital Less introduced. capital added during the day. Less opening capital. Calculate And करके दो. less opening capital. 1750. Very good. Very nice accountants. 1750 यानी 1,750 रुपए का प्रॉफिट कमाया पूरे साल। ना तो मंदिर में बैठा भिखारी लोग का भी नहीं होता होगा, है ना? इससे ज्यादा ही होता होगा ना। दे अर्निंग इन लैक्स। अगर आपको जैसे अपने होता है ना कि अगर अपने कोई डेट का पूजा मिस कर रहे हैं, कि मेरे को जानना है कि इस तारीख को कोई पूजा है क्या, सपोज मेरे को जानना है कि ये फेस्टिवल कब है, तो आप भिखारी को जाकर पूछ रहे कि मंदिर के सामने जो भिखारी से पूछेंगे, अरे ये फेस्टिवल कौन से डेट को पड़ रहा है, दे विल टेल यू बिकॉज यू नो द डेट्स अपने आगे से। ठीक है, 1,750। सो इस तरीके से अपन स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना, जैसा हमने क्लास में भी डिस्कस किया। ऑल्टरनेटिवली अपने कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, जिसको बनाने पर नेट प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा। ओके, क्लियर है? देन इलस्ट्रेशन 2 में आ जाए। Rakesh started his business on 1st April 2021. He invested a capital of rupees 1 lakh on 31st March 2020. So, he invested वो नहीं, starting से read कर रहे हैं। Rakesh started his business on 1st April 2021. Full stop है। He invested a capital of rupees 1 lakh. Full stop है। यानी 1 लाख मेरा क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल है, फुल स्टॉप के बाद ऑन 31st मार्च, यानी ये मेरा क्लोजिंग डेट है। He has the following information available as per the single entry system maintained by him. As per the single entry system maintained by him. तो देखो, रियल लाइफ बेस्ड डेटा दिया हुआ अपने को। तो राकेश ने कैश बैलेंस कैसे निकाला? काउंट करके निकाला। यानी जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है वो कैश बुक में मेंटेन नहीं कर रहा है। वो कैश बैलेंस कैसे निकाला है? कैश बॉक्स में जितना कैश है वो काउंट करके निकाला। ठीक है, तो कैश बैलेंस कैसे पता चला? रियल लाइफ बेस्ड डेटा है। क्वेश्चन को समझने में टाइम लगाओ ताकि एग्जाम में तुरंत कर पाए। अपने सोल्यूशन निकालने का हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन निकाल लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेंट्री स्टॉक कैसे निकाला? फिजिकली वेरीफाई करके, यानी दुकान में जितना स्टॉक पड़ा है उसको फिजिकली काउंट किया अपने एम्प्लॉय के साथ बैठकर,
एंड उसका वैल्यूएशन किया है। तो कितना है 34,800। ये मेरा क्या क्लोजिंग स्टॉक है, बिकॉज अपने कौन सी डेट में आ गए, क्लोजिंग डेट में आ गए। सो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग स्टॉक। रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, इसका हिसाब वो रखता है, बिकॉज अजय कस्टमर के साथ उसको उधार में कुछ बेचता है, तो उसका हिसाब वो रखता है। तो हिसाब में कितना मिला, 31,000 अजय से मिलना बाकी है, डेटर है। मशीन उसको पता है आज की रेट में ये 85,000 का इसका वैल्यू है, ठीक है। पेबल टू विनोद, विनोद से वो क्रेडिट में परचेज करता है, तो विनोद के हिसाब भी वो मेंटेन करता है, बिकॉज जहां पेमेंट का बातचीत होता है तो वहां पर उसको हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि विनोद से वो क्रेडिट में परचेज करता है, परचेज करता है, उसका हिसाब रखता है। 12,000 विनोद को देना बाकी, सप्लाई क्रेडिट आउटस्टैंडिंग। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये तो उसको दिन रात सोते समय याद है कि 10,000 का वो लोन लेकर रखा हुआ है। एंड ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 24,000, पूरे साल में 24,000 उसने निकाला है। उसको पता है कि वो हर महीने 2-2 हजार करके निकालता है, तो साल में 24,000 वो निकाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से क्लाइंट आपको बताएगा और आप उससे पूछोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उससे पहले पूछोगे कि तेरा कैश बैलेंस कितना है, कैश बुक दिखा, वो बोला मेंटेन नहीं किया, तो आप उसको क्या बोलोगे, फिजिकल काउंट करके दो। समझ में आया। You are required to calculate the profit or loss earned by Rakesh for the year ended 31st March 2022. तो देखो ना, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप हम लोग को क्या क्या डेटा चाहिए। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, दूसरा एड ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स का अमाउंट 24,000 मिल गया अपने, ड्रॉइंग्स का अमाउंट है यार। देन लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फर्दर कैपिटल पूरे साल में ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, सो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस इज 0। ओपनिंग कैपिटल इज 1 लाख, तो ओपनिंग कैपिटल है। तो सिर्फ क्या चाहिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल, है ना। क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल में एड ड्रॉइंग्स लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल करके नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालें, क्लोजिंग कैपिटल यानी क्लोजिंग डेट में जो कैपिटल का बैलेंस है। क्लोजिंग डेट यानी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 के लिए अपने को कुछ कुछ वेरी नाइस, वो बोल रहा है बैलेंस शीट बना। वो बोल रहा है कि क्लोजिंग डेट का अपने को एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डेट में एक बैलेंस शीट बना लेते, क्लोजिंग डेट में एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। उस बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा, तो वहां से मेरे को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मिल जाए। फिर आपने जो स्टेटमेंट समझाया था वो स्टेटमेंट को बनाकर हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में हम लोग बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते, ठीक है। ये दूसरा नाम है, क्लियर है, निक नेम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलते, बिकॉज किसी भी आइटम का लेजर अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। बैलेंस शीट में अपने क्या करते हैं, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लोजिंग भी, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं। बट इधर में तो कोई भी लेजर अकाउंट मेंटेन हो नहीं रहा है, तो बैलेंस निकला नहीं है किसी भी लेजर अकाउंट का, लेजर अकाउंट ही मेंटेन नहीं हो रहा है, तो बैलेंस शीट नहीं बोलते। तो बोल रहे ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनेगा, फिर डेफिनेटली नहीं बनेगा। लेजर अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो बैलेंस शीट वर्ड अपने यूज नहीं करते, बिकॉज बैलेंस शीट में अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल के लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस को डालते हैं। अब लेजर अकाउंट ही मेंटेन नहीं हो रहा तो वाइट द वर्ड बैलेंस शीट, सो व्हाट डू वी कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओके। क्लियर है।
तो अपने अभी क्या बोलेंगे, अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट बनाएंगे 31 मार्च 2022। ओके, क्लियर है? तो बनाओ, चलो इधर में बना लेते हैं, आप लोग मेरे को हेल्प करो। तो बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश आ जाएगा 3200, स्टॉक आ जाएगा 34,800, डेटर्स में अजय का बैलेंस आएगा कितना, 31,000, मशीन भी एसेट के साइड में आ जाएगा 85,000। अच्छा, बैलेंस शीट बोलेंगे नहीं, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, सोआ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलो क्रेडिटर्स, हंसी मजाक इतना बुरा तो नहीं मानती है ना, तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। चलो, क्रेडिटर्स 12,000 है, ठीक है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 10,000, ये एसेट है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक एसेट है, क्या है, लाइबिलिटी है। Sir, drawing. 1,32,000. और बानी क्या कर रहा है, रीड हिस्ट्री बानी, ऑलवेज से एयर वन बानी मोखा। चलो, लोन 10,000, सो बैलेंस शीट, सॉरी फिर से बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2022 बनाया। तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो वो निकाल निकाल कर दिया है, कैश को काउंट करके, इन्वेंट्री को काउंट करके दिया है, कितना है बोलो, 34,000। टोटल कितना आ रहा है, 1,54,000। ठीक है मेरा अमाउंट, ये सब पढ़ना। Yes, sir. तो 1,32,000 इज माई कैपिटल, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 1,32,000 निकल गया है। अभी अपने वही स्टेटमेंट को बनाएंगे, बोलो। Plus drawings. नहीं, ओपनिंग कैपिटल कब अपने बैलेंस शीट में लाएंगे, जब ओपनिंग कैपिटल के साथ हम नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स को लेस करेंगे, फर्दर कैपिटल को ऐड करेंगे। और ये जो 1,32,000 का बैलेंसिंग फिगर है, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, दिस इज अ फाइनल अमाउंट। जो फाइनल Sir, अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते टाइम हम लोग कैपिटल का Sir, मेरा अमाउंट को profit आउटर निकल कॉलम गया में है. लिखते थे, आउटर कॉलम में, ये आउटर कॉलम वाला अमाउंट है, बिकॉज हम लोग जो बैलेंसिंग फिगर किया है या टोटल करके जो बैलेंसिंग फिगर निकाला है वो आउटर कॉलम का निकला। समझ में आ रहा है ना, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए, वो पूछ लिया है तो जिनका डाउट है उनका भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये जो अपने टोटलिंग करके बैलेंसिंग फिगर निकाला है वो आउटर कॉलम का निकाला है। तो ये आउटर कॉलम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यानी ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है, फाइनल अमाउंट। और क्लोजिंग कैपिटल में सारे मतलब ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग सब इंक्लूडेड है। ओके, एडजस्टमेंट्स इंक्लूडेड, बोलो क्या बोल रहे थे। Sir, सो मेरा क्लोजिंग, profit निकल गया. अच्छा वेरी गुड। सो मेरे को हेल्प कर दो प्लीज, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हेल्प करो फटाफट, डिक्टेट करो यार। 1,32,000. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 1,32,000, उसमें क्या करें, लेस ड्रॉइंग्स, Add अच्छा ऐड ड्रॉइंग्स करना, ओके चलो ऐड ड्रॉइंग्स करो। ऐड ड्रॉइंग्स कितना है, 24,000। 24,000. देन लेस फर्दर कैपिटल, वो बोल रहे हैं क्या, बट क्या फर्दर कैपिटल है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो अपने लिखने का No, भी sir. टाइम नहीं वेस्ट करना। ये मत बोलना कि मेरे को लेस फर्दर कैपिटल करके डैश देना है, नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो सिंपली इसके बाद अपने लेस, लेस ओपनिंग कैपिटल, क्या इसका अमाउंट अपने को पता है, 1 lakh. तो बताओ। 56,000. हाँ, 50, 56,000. 56,000 is amount of net, ओके क्लियर है।
ये सब अपने जो क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, आपको घर में इसको अपने कॉपी में रिटन प्रैक्टिस करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करना है घर में हर एक क्वेश्चन का जो अपने अभी क्लास में सॉल्व करना है। तो देखो, पहले इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, कैपिटल का अमाउंट एज बैलेंसिंग फिगर निकला, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। एंड देन अपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वाला स्टेटमेंट बनाए, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल के साथ ऐड ड्रॉइंग्स एंड लेस ओपनिंग कैपिटल करके प्रॉफिट आ गया। ये बीच में सब टोटलिंग करने का टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, दरकार नहीं। अभी इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो जाहिर सा बात है हर एक इलस्ट्रेशन अलग टाइप का होगा, डिफरेंट होगा, वैरायटीज कवर्ड है। इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ। Assets and liabilities of Mr. X as on 31st March 2021 and on 31st March 2022 are as follows. तो 31st March 2022 मेरा क्लोजिंग डेट है। कैन वी ट्रीट 31st March 2021 as opening date? Because 31st March 2021 is 1st April 2021. So this can be treated as opening date. 31st March 2021 is 1st April 2021. ठीक है, is 1st April 2021. So this can be treated as my opening date. This can be treated as my opening date, and this is my what? Closing date. So यानी अपने को opening date and closing date का डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, राइट। किसका दिया हुआ है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो दिमाग को कैसे, तो वो क्या बोल रहा है अभी जस्ट, क्या बोला, बैलेंस शीट बोला, वो क्या स्टेटमेंट, हाँ वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, समझ गया मैं। तो क्या बोलना चाह रहा है वो, ये बोलना चाह रहा है कि सर अपने को ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो उसके दिमाग में क्या आया? एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ओपनिंग डेट का और एक क्लोजिंग डेट का बना लेंगे। ओपनिंग डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से मेरे को कैपिटल निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, और क्लोजिंग डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से मेरे को क्लोजिंग डेट का कैपिटल मिल जाएगा। सही बोल रहा है वो, है ना? एक तरीके से अपने अकाउंटिंग इक्वेशन ही फॉलो कर लिया ना, अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो फॉलो कर रहे हैं अपने। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओपनिंग डेट का, क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है, जैसे हम ओपनिंग डेट का कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग डेट का कैपिटल बैलेंस को निकाल लेंगे। देन जो हमने स्टेटमेंट को सीखा है उसको यूज करके नेट प्रॉफिट को भी निकाल लेंगे। क्लियर है? इस तरीके से क्यों हो रहा है? बेसिकली क्या होता है ना कि उसके पास इन सब आइटम्स ऑफ एसेट्स का नॉलेज हो, मतलब वो मतलब रिकॉर्ड्स वो रखता है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिकॉर्ड उसके पास रहता है। पर्टिकुलरली हर एक आइटम ऑफ एक्सपेंस का हो सकता है उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो, बट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिकॉर्ड उसके पास रहेगा। जैसे अमाउंट ऑफ परचेजेस का रिकॉर्ड नहीं है उसके पास, अमाउंट ऑफ सेल्स का रिकॉर्ड नहीं, वेजेस का रिकॉर्ड नहीं है बिकॉज वो कैश बुक मेंटेन नहीं करता है, सैलरीज का रिकॉर्ड नहीं बिकॉज वो कैश बुक मेंटेन नहीं करता है। तो सर कैश इन हैंड का बैलेंस कहां से है? कैश काउंटिंग करके। हाँ बोलो। उसको तो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं आती, करेक्ट। तो इश्यू में फर्नीचर का वैल्यूएशन कर सकते तो उसको पता ना इतना का मशीन है। हैं। उसके ऊपर तो अगर जैसे ये जो एसी मैंने खरीदा था, मेरे को पता है कि इसका मैंने 38,000 लगा था, तो इसका आज का डेट का मेरे को वैल्यूएशन पता है कि 36 हो गया होगा, बिकॉज इसको 1 साल हो गया यूज करते हैं, वैसे करके। हमें तो डिप्रिसिएशन का लगता है ना, जो पर हाँ, तो वो अंदाजन एक
पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करके बता पाएगा, उसको तो क्योंकि उसको ओरिजिनल कॉस्ट ठीक पता होगा। ओरिजिनल जैसे मेरे को पता है, अभी मैंने 38,000 बोल दिया, और इसको अगर यूज करते हुए 1 साल हुआ तो 10% का डेप्रिसिएशन अगर मैं करता हूँ एसी का, ये अकाउंटेंट मेरे को सजेस्ट करेगा, आप मेरे को सजेस्ट करोगे कि एसी पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगना चाहिए, तो 10% का डेप्रिसिएशन मैनेज करके क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। वो तो अंदाज से दे रहा है, तो इससे को जोड़ा ओरिजिनल कॉस्ट का एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है उसके पास, बिकॉज उसके पास परचेज इनवॉइस है। एक बाद में आपका 1 ईयर या 2 ईयर का वैल्यूएशन इसका क्या हो रहा है, उसको तो नहीं पता होगा। नहीं, उसके पास ओरिजिनल, सपोज अगर 5 साल बाद वो अकाउंटेंट के पास जाता है, तो उसके पास एसी जब वो परचेज किया था 5 साल पहले, तो उसका इनवॉइस अगर उसके पास है, तो अकाउंटेंट 5 साल के बाद के डेट का डब्ल्यूडीपी भी तो निकाल सकता है, 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके। समझ में आया ना? हाँ, बट अगर इनवॉइस ही खो गया तो देन दैट्स अ डिफरेंट इशू, तब उसको थोड़ा बहुत अदरवाइज वर्किंग्स करना पड़ेगा, या उसको एक अंदाजन पकड़ना पड़ेगा, एक एस्टिमेट पकड़ना पड़ेगा उसको। बेसिकली वो ये पता कर सकता है कि 5 साल पहले एसी का दाम कितना था इस मॉडल का। अगर इनवॉइस खो गया है, तो जिस दुकानदार से, या उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जिस दुकानदार से उसने परचेज किया था, उससे वो पूछ सकता है कि 5 साल पहले मैंने तुमसे एसी कितना में खरीदा था, वो भी हो सकता है। तो Sir, I ओरिजिनल have a कॉस्ट पता चल question. जाएगा, 5 साल यूज किया तो 5 साल को डेप्रिसिएशन माइनस करके आज का डेट का उसका। यस, बोलो। सर, अभी आपने समझाते वक्त यू सेड कि अकाउंटेंट सजेस्ट करेगा कि कितना % डेप्रिसिएशन लगना चाहिए तो ऑन दी अकाउंटेंट एसी। पूछेगा ना किस तरीके से यूज करता है भाई। अच्छा, ओके। सजेशन से पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है ना। सर, आप मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही एक्सप्लेन कर देते। ओके सर। तो आपको आंसर मिला कि नहीं मिला? हाँ हाँ सर, मिल गया। चलो, बहुत बढ़िया बात। राइट, ओके। सो ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट का अपने को एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अमाउंट अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग का ओपनिंग डेट का बैलेंस है, बट क्लोजिंग डेट में क्वेश्चन मार्क है। फर्नीचर के केस में भी सेम है, ओपनिंग डेट का बैलेंस है बट क्लोजिंग डेट में क्वेश्चन मार्क है। इन्वेंट्रीज का पता है, सन्ड्री डेटर्स का पता है। इन्वेंट्रीज का पता इसलिए होता है बिकॉज कई बार क्या होता है, वो बैंक में जाकर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करते हैं, तो उन लोग जो ओवरड्राफ्ट देता है ना, उन लोग बेसिकली इन्वेंट्री को मॉर्गेज करवाता है, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज इसको बोलते हैं। तो इन्वेंट्री वगैरह को मॉर्गेज करवाता है, तो उसको बाई मंथली अपना इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट उसको बैंक को फर्निश करना पड़ता है, तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड वो इस बेसिस पे मेंटेन कर सकता है। मैं आपको कुछ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। कैश एट बैंक तो पासबुक से मिल ही जाता है, कैश इन हैंड तो कैश काउंटिंग से पता कर ही लेगा। लोन का तो पूरा अग्रीमेंट है। सैलरी डेटर्स किसको कितना पेमेंट करना है उसका हिसाब तो वो रखेगा ही, बिकॉज पेमेंट का बात है। तो ये सारा ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट का उसके पास हिसाब, मतलब अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है वो अकाउंटेंट। फिर तो दे डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% पर एनम। सो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 2.5% है, तो 1 लाख पर 2,500 कितना आ रहा है? 2,500 2,500 माइनस करके बताओ। 97,500 परफेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क में आ गया 97,500। ओके। फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 45,000 45,000। परफेक्ट, वेरी क्विक। चलो, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क था उसका अमाउंट आ गया। देन वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुआ होगा during the period and the amount rupees 40,000 is retained in the business. Yes, तो ऐसे तो प्रोप्राइटर लोग अपना बिजनेस में रुपया लगाता है। पहले का कोई एफडी किया हुआ तो वो मैच्योर हो गया तो वो रुपया बिजनेस में लगा दिया। इस केस में वो 10 साल का इंश्योरेंस करवा रखा था, 10 साल का टर्म एक खत्म हो गया, मैच्योर हो गया, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से 40,000 मिला विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो दिस इज व्हाट एज आई सेड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है।
प्रोप्राइटर लोग ऐसे ही बिजनेस करते हैं, अपना जमा पूंजी बिजनेस में लगाते हैं, तो उसका एक पॉलिसी मेच्योर हुआ जिसका रुपया वो बिजनेस में रिटेन कर ले, यानी ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, तो ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मिल गया। प्रोप्राइटर टुक एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस, घर के खर्चे के लिए वो हर साल 2000, हर महीने 2000 निकाला है, तो पूरे साल का कितना हो गया? 24,000 इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। क्लियर है? तो अपने को ओपनिंग डेट यानी 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, एंड 31 मार्च 2022 का भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर देना है। ठीक है, राइट, क्लियर है? तो इसको 2 कॉलम में बना के दे दिए, मतलब एक ही स्टेटमेंट में डेट्स के लिए अलग अलग कॉलम, 2 डेट्स का तो 2 कॉलम। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे करके आना है। ठीक है? समझ में आया? देखो बिल्डिंग फर्नीचर लिया ना, और बाकी सारे आइटम्स अपने को दिया हुआ था, तो कैपिटल केम एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो अमाउंट है 2,41,200, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड 4,47,100 इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन 4 इसी का कंटिन्यूएशन है। वो क्या पूछ रहे हैं? टेक फिगर्स इन इलस्ट्रेशन 4, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड। सो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वही स्टेटमेंट बनाएंगे अपने। क्लोजिंग कैपिटल 4,40,700 ये रहा, उसके साथ ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 24,000 का है, ड्राइंग्स ऐड किया, कहाँ गया? ड्राइंग्स ऐड किया 24,000, उसमें से लेस करेंगे फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना है वो? 40,000। सो लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 40,000 करके अमाउंट वी गेट एज, नहीं, ओपनिंग कैपिटल को भी लेस करना है ना, ओपनिंग कैपिटल को भी लेस करना है। ओपनिंग कैपिटल 2,41,200 लेस किया, ओपनिंग कैपिटल को लेस किया 2,41,200, and now we get 1,83,500. 1,83,500 is the amount of net profit. ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में आइटम्स ऊपर नीचे कर दिए, पहले लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, आपने जो सीखा अपने उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सिस्टमैटिक है। सो वी स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 4,40,700, ये सब पढ़ना बोलो। सर इन एग्जाम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था, तो हमें क्या वो दिखाना होगा वर्किंग में, या फिर वो जैसे नहीं इसमें नहीं 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 नहीं, दिखा है? इतना छोटा छोटा वर्किंग्स के लिए नहीं, कैसे? मत देखो, इतना छोटा वर्किंग्स नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कि यस। तो इस टाइप का क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस में पूछना, एग्जाम वाले क्वेश्चंस में। एग्जाम वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस के लिए तैयारी हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। ठीक है, ओके, सो अपने स्टेटमेंट वैसे बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 4,40,700 यहां से मिला, एड ड्रॉइंग्स 24,000, लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 40,000, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 2,41,200 यहां से मिला। ठीक है, एंड वी गेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर है? और ऑल्टरनेटिवली वी कैन ड्रॉ कैपिटल अकाउंट एज वेल, सो नेट प्रॉफिट विल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर। राइट, क्लियर है? अब इलस्ट्रेशन 5 बहुत ही रियल लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वेरी इजी टू सॉल्व एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। तो इलस्ट्रेशन 5 को पढ़ते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो जो इलस्ट्रेशन हम लोग क्लास में आज अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसको क्लास खत्म होने के बाद आप रिटन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 में आ जाओ। रेडी? द इनकम टैक्स ऑफिसर
on assessing the income of Sri Moti for the financial years 2020, 21 and 21, 22, दो फाइनेंशियल ईयर्स का बात हो रहा है, 20, 21, 21, 22. फील्स दैट, क्या लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर को? फील्स दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज्ड द फुल इनकम. तो इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या लगता है कि श्री मोती ने अपना पूरा इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, यानी इनकम सप्रेस किया, इनकम कम दिखाया. He gives you the following particulars. Who is he? Income tax officer or Sri Moti? Now you tell me. Who is he? श्री मोती. मतलब क्वेश्चन वाला ही. ठीक है, बोलो बोलो. Income tax officer. Income tax officer. So income tax officer on assessing the income of Sri Moti for the financial years 2021, 22 feels that Sri Moti has not disclosed the full income. So he means who? The income tax officer. Income tax officer gives you are who? A qualified accountant. So income tax officer gives a qualified accountant the following particulars of assets and liabilities of Sri Moti as on 1st April 2020 and 1st April 2022. ये डेट्स मेरे को जरा सा बता दो. ठीक है, डेट्स पर पहले काम करते हैं. तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने हम कौन, क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स को क्या दिया है? एसएससी श्री मोती का एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है ऑन 2 डेट्स. डेट्स है 1st April 2020 एंड 1st April 2022. ये 2 डेट्स का एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेरे को दिया है. ठीक है, अभी डेट्स पर हल्का सा डिस्कशन करते हैं. तो इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या लग रहा है कि श्री मोती ने ये 2 फाइनेंशियल ईयर का इनकम सप्रेस किया, 2020-21 एंड 21-22, 2 साल लिख रहा हूं मैं, 2020-21, 21-22. अब 2020-21 स्टार्ट कब होता है? 1st April. डेट पूरा बोलो. ठीक है, 1st April 2020. 2 साल है, 2 साल में 20, 21, 21, 22, यानी ये 2 साल एंड कब हो रहे हैं? 31st March 2020. 31st March 2020 is 1st April 2022. 31st March 2022 is 1st April 2022. तो कैच करने का कोशिश करो, यानी इन 2 साल का ये 2 साल स्टार्ट कब हुआ था? 1st April 2020. ये 2 साल एंड कब हो रहे हैं? 31st March 2022, यानी 1st April 2022. तो अपने को ये 2 साल का ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है. हाँ, मेरे को पता था. ठीक है, कैच करो. आई नो यू हैव अंडरस्टूड. प्रोसेस करो. सो 2 फाइनेंशियल ईयर है, 2020-21 एंड 21-22. ठीक है, राइट. सो पहला साल कौन सा है? 2021. डोंट गेट नर्वस, आई विल स्लैप यू. ठीक है, 2020-21 ये फर्स्ट ईयर है. तो इस ईयर का ओपनिंग डेट क्या है? करेक्ट, 1st April 2020. सो ये जो 2 साल का फर्स्ट डेट इज April 2020 एंड ये 2 साल का लास्ट डेट इज March 2020. ठीक है, विच मीन्स 1st April 2022. सो ये 2 साल का फर्स्ट डेट इज 1st April 2020. ये रहा.
एंड द लास्ट डेट इज 1 अप्रैल 2022। सो यानी ये 2 साल का अपने को ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट अपने खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट, या फिर आप स्टार्टिंग डेट एंड डेट 2 साल का लेना है, 2 साल का एक साथ। समझ में आया? राइट, क्लियर है? क्यों ऐसा आपने समझ में, इसीलिए अपने बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल का क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उससे लैंग्वेज क्लियर होता है अपने को, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसको अपने समझ पाएंगे, क्वेश्चन को समझ पाओगे तभी ना करेक्ट आंसर कर पाओगे। क्लियर? सो ओपनिंग डेट, फिर से समझो, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट का अपने को एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाएगा। एक ओपनिंग डेट का बनेगा, 1 अप्रैल 2020 का बनेगा, और एक क्लोजिंग डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा 31 मार्च 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। तो ये 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। 1 अप्रैल 2020 जो स्टार्टिंग डेट है, ये 2 साल का स्टार्टिंग डेट में जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपने बनाएंगे, उससे क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, बिकॉज अपने को एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है। समझ में आया? तो अपने को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मिलेगा, मतलब ये 2 साल का ओपनिंग डेट का कैपिटल बैलेंस, एंड ये 2 साल का क्लोजिंग डेट का कैपिटल बैलेंस। ये 2 साल मिलाकर क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, तो वहां से इन 2 साल का क्लोजिंग डेट का, एंड डेट का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस मिल जाएगा। यानी इसमें अपने को डेटा, मतलब जो टाइम स्पैन है वो 2 इयर्स का, यानी अपने 2 इयर्स के स्टार्टिंग में, 2 इयर्स के एंड में, ऐसे काम कर रहे हैं। 2 इयर्स के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल, 2 इयर्स के एंड में क्लोजिंग कैपिटल। इमेजिन करो थोड़ा सा, 2 इयर्स के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल, 2 इयर्स के एंड में क्लोजिंग कैपिटल। देन ये 2 साल में कितना ड्रॉइंग्स किया है उसको ऐड कर देंगे। ये 2 साल में कितना फर्दर कैपिटल, ये 2 साल में टोटल में कितना ड्रॉइंग्स किया उसको ऐड कर देंगे। ये 2 साल में टोटल में कितना फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसको लेस कर देंगे, करके जो अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आएगा वो 2 साल का है। 2 साल का टोटल नेट प्रॉफिट आएगा। साल का डेटा एक साथ। करेक्ट, ये 2 साल का टोटल नेट प्रॉफिट आएगा, 2 साल का सेपरेट सेपरेट नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो सर फर्स्ट अप्रैल 2022 तो दूसरा साल जाएगा, दूसरा साल। हाँ, 31 मार्च 2022 मीन 1 अप्रैल 2000। फाइनल अकाउंट्स में सीखा ना, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट इज नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, सेम थिंग। पर फिर भी 31 मार्च 2022 तो नहीं। हाँ, तो वो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, सेम थिंग। ये तो आपको जानबूझ के 1 अप्रैल 2022 है, दो कंफ्यूज ना, बट इसकी जगह अपने को माइंड में, नहीं माइंड में क्या है समझना है इसको। हाँ, ये तो देगा ही, इसका तो काम ही है, इसका तो काम ही ऐसे देने का, बट अपने को क्या समझना है। वी नो दैट 1 अप्रैल 2022 इज सेम एज 31 मार्च 2022, बिकॉज 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट इज 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। क्लियर है? सो 1 अप्रैल 2020, यानी ये जो 2 साल है उसका स्टार्टिंग डेट, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपने ड्रॉ करेंगे, बैलेंसिंग फिगर विल कम एज अ कैपिटल, कैपिटल का वो ओपनिंग बैलेंस होगा। निकाल के दो, इसमें अच्छी से दिया हुआ है, सारे एसेट्स को ऐड करो। हाँ,
कैपिटल कितना आ रहा है? लेपिस को माइनस करो। कितना आया बोलो, अपर्णा, बानी, जोयता। ओपनिंग बैलेंस 3,13,000 Then 1st April 2022 means 31st March 2022, यानी ये 2 साल का एंड डेट, क्लोजिंग डेट। तो इस डेट में अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो मेरे को क्लोजिंग डेट का कैपिटल, ये 2 साल के क्लोजिंग डेट का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सर मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट का कैपिटल आया 5,65,000। निकालो, यू ऑल्सो कीप वर्किंग। ₹5,00,000 65,000 ना, 25 आ रहा है मेरा तो। 5,25,000 आ रहा है। ऐसे नहीं किया करो, सर लाइबिलिटी लेस भी करना है ना। लेपिस लेस करके बताएगा ना। लेपिस लेस करके कैपिटल कैसे निकालता है वो? कैपिटल निकालने के लिए तो लाइबिलिटीज लेस करते हैं ना अपने, कि कैसा क्वेश्चन था? मैंने पूछा क्या, कैपिटल ना। ओ अच्छा, कितना आ रहा है? करेक्ट है पढ़ना, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया। ये मेरा मिस्टेक नहीं है, करिश्मा बागड़ी का मिस्टेक है। ठीक है, करिश्मा बागड़ी का मिस्टेक है, अपराधी है वो इसलिए। ये करिश्मा बागड़ी मिसगाइड कर रही है बैठी बैठी। ठीक है, 5,65,000 है ना? तो सर बहुत मीन है आदमी है यार, गलती खुद करता है, नाम किसी और पर दे। क्लोजिंग बैलेंस 5,65,000 है। ओके, ये करेक्ट है। ड्यूरिंग द 2 years, 2 साल में कितना महीना होता है? 24। द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज ₹4,000 पर मंथ, यानी वो हर महीना 4,000 करके ड्रॉ किया। सो ड्रॉइंग्स इज 4,000 पर मंथ। सो 2 साल का ड्रॉइंग्स बताओ, 4,000 into 20। 6,000। हाँ, 96। 96,000 करेक्ट करेक्ट। अब मैं आप लोग का ही बात सुन, 96,000। सो ड्रॉइंग्स इज 96,000। ठीक है, तो बताओ, फर्दर कैपिटल इंक्रीज नहीं है, आगे क्वेश्चन रीड मत करो अभी, रुक जाओ। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 3,13,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 65,000 ठीक है, ड्रॉइंग्स इज 96,000। तो करो कैलकुलेशंस। 5,65,000 क्लोजिंग कैपिटल, 6,61,000 हाँ, 5,65,000 प्लस 96,000 माइनस 3,13,000 करो, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करो, कितना आ रहा है? 5,65,000 closing capital balance, add drawings 96,000 minus opening capital is 3,13,000, कितना आ रहा है? 3,48,000। 3,48,000 3,48,000 क्या है? क्या है 3,48,000? बताओ। अरे आगे ओपनिंग क्वेश्चन को कैपिटल रीड करने का मतलब नहीं। हाँ, ओपनिंग कैपिटल 3,48,000 ओपनिंग कैपिटल है, तो 3,13,000 क्या है? पड़ोसी का It कैपिटल। is profit. इट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब का? ये 2 साल का।
सो सुनो मेरा बात, आपने तो नेट प्रॉफिट ही निकाले ना, नेट प्रॉफिट के लिए तो अपने ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस प्लस ड्रॉइंग्स लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। So जो 3,48,000 is this amount of net profit, the total net profit for the 2 financial years. So इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो अपने को श्री मोती का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अमाउंट दिया था इन 2 डेट्स में, उसको यूज करके हमने 2 फाइनेंशियल ईयर का टोटल नेट प्रॉफिट निकाल कर दिया है किसको, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो एक्चुअली में श्रीमोती का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 2 साल में, जो हमने निकाल कर दिया है 3,48,000, ठीक है। सो इसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट, जबकि आगे देखो द डिक्लेयर्ड इनकम्स, डिक्लेयर किसने किया होगा, श्रीमोती ने। तो श्रीमोती ने इनकम टैक्स में कितना इनकम डिक्लेयर किया, द डिक्लेयर्ड इनकम्स ऑफ द फाइनेंशियल इयर्स वर 1,05,000 फॉर 2021 एंड 1,23,000 फॉर 21-22। यानी श्री मोती ने जो खुद बताया है अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को, कितना बताया टोटल में, कितना 1,05,000 प्लस 1,23,000 इज 2,28,000। तो सोचो, तो श्री मोती हैज डिस्क्लोज्ड डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ रुपीज 2,28,000, जबकि उसका एक्चुअल इनकम इज 3,48,000। तो यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का शक सही निकला कि श्री मोती ने इनकम को सप्रेस किया, कितना से कम दिखा है, 1,20,000 से कम दिखा है। सो दैट इज अमाउंट ऑफ suppressed income. State whether the income tax officer's contention is correct. So yes, it is correct, explained by workings. तो अपने जो सिस्टम फॉलो करेंगे ना, अपने क्या करेंगे ध्यान से सुनना, अपने ओपनिंग डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये करेंगे अपने। Then we draw then we say that, then we draw a statement, छोटा सा statement कि income net profit calculated above 3,48,000, income declared by Srimoti total is 2 lakh कितना 28,000, surplus income is 1,20,000। clear, ठीक है, ओके। समझ में आया, राइट? $3,48,000 नेट प्रॉफिट है, समझ में आया कि नहीं आया? ओपनिंग कैपिटल कैसे बोल रहा था, कौन बोल रहा था ओपनिंग कैपिटल? मैंने बोला था। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, अभी जो भी है क्लियर है ना? यस सर। इलस्ट्रेशन 6 में देखो, अपने को क्या करना है, कैलकुलेट बैड डेट्स फ्रॉम द बिलो इंफॉर्मेशन। अपने को बैड डेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, किससे, डेटर से ना। सो डेटर से जब कैश रिसीव होता है तो क्या करते हैं अपने, एंट्री क्या पास होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई कैश, डिस्काउंट अलाउड के लिए एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट सेल्स इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बिल्स रिसीवेबल करके अपने डेटर्स अकाउंट बना लेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर विल कम एज अमाउंट ऑफ बैड डेट। क्लियर है? सो देख लो, इजी। सोचो कहाँ आएगा, बैड डेट्स के लिए एंट्री इज व्हाट, सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैड डेट्स, सही तो
ठीक है। सो डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी बाई डी, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सी बाई डी। देन पोस्टिंग करेंगे अपने, बैड डेट्स विल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर 30,000। इसको घर में एक बार प्रैक्टिस कर लो। Illustration 7, calculate the credit purchases from the below information। क्रेडिट परचेजेस किससे करते हैं? क्रेडिटर से करते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। पेमेंट्स इन कैश, क्रेडिटर्स टू कैश, डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव। सो पेमेंट्स मेड इन कैश, क्रेडिटर्स टू कैश, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के टू साइड में टू कैश। डिस्काउंट रिसीव के लिए एंट्री इज क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के टू साइड में टू डिस्काउंट रिसीव करके अपने क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे। And balancing figure will come as a amount of credit purchases. Purchases की entry is purchase account debit to creditors. So creditors account के buy side में balancing figure आएगा, which will be the amount of credit purchases. Clear है? समझ में आया? इसका इतना समान है यार। Illustration 1 to 7 आज हमने क्लास में सॉल्व कर लिए। आपका होम टास्क इज टू डू द रिटन प्रैक्टिस बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। शो मी द रिटन प्रैक्टिस ऑफ इलस्ट्रेशन 1 to 7। आज की आज ही कर लो इसको प्रैक्टिस, कल क्लास है बोलकर। सो बिफोर कमिंग टू द क्लास, कंप्लीट द रिटन प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन 1 to 7। शो मी एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास अपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को करेंगे, इलस्ट्रेशन 8, 9 and 10। तो नेक्स्ट क्लास कल टाइम लेकर आएंगे, बिकॉज अपने 3 फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशन 8, 9 and 10 and we complete this chapter। ओके, चलो देन, समझ में आया? क्लियर आज का डिस्कशन? यस नो? यस सर। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।